नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक आज के समय का बहुत ही चर्चित टॉपिक है और एक पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग क्यों दिया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं, इसमें मनुष्य का कितना बड़ा जो कि योगदान है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं या ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग से कंसर्न है या जो कोरिलेट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग क्यों कहा गया। देखिए, नाम से स्पष्ट है। ग्लोबल मतलब ग्लोब, पृथ्वी का या उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का या ब्रह्मांड का, और वार्मिंग का मतलब क्या था, गर्म होना। मीनिंग क्या आ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में तमाम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा वर्तमान में जो समय में इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है कि यह जो सूर्य का प्रकाश या सनलाइट जो रिफ्लेक्ट बैक एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, बायोस्फीयर से, उसको ये गैसेज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके रोक लेती हैं, और जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारे जैवमंडल का क्या है, तापमान नॉर्मल के तुलना में काफ़ी क्या हुआ, बढ़ गया है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस या मतलब समस्या जिससे हमारे ग्लोब का तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक टर्म आप लोग और सुने होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, इस प्रक्रिया के लिए सबसे आवश्यक जो गैसेज है वह ग्रीन हाउस गैसेज इसको बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब क्या आ गया, ऐसे गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए या पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कॉमन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये सबसे प्रमुख है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। और इस तमाम जो गैसेज हैं इनके उत्सर्जित होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, मनुष्य की जो बढ़ती जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम लोगों का जो विलासितापूर्ण जो जीवन होता जा रहा है, जिसमें हम तमाम सारे हम लोग जो कि एयर कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, अधिक से अधिक टू व्हीलर फोर व्हीलर का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग यही है कि हम लोग ऐसे प्रदेश जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है या जो बहुत ठंडे हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्लावर को या छोटे मोटे पौधों को, साग सब्जियों को ग्रो कराने के लिए एक शीशे के या कांच का घर बनाते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग हरे पेड़ पौधों को ग्रो कराते हैं। तो इस कांच के या ग्लास के घर की विशेषता यही होती है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है और जब वापस रिफ्लेक्ट बैक जाता है, तो ये जो ग्लास क्या करता है, उस लाइट को, मैक्सिमम लाइट को, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है, जिससे उस कांच के घर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बाहर की तुलना में, जिससे आसानी से हम लोग फूलों को या छोटे मोटे सब्जियों को, पेड़ पौधों को वहाँ पे ग्रो करा लेते हैं। ठीक ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हम लोग के एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में सबसे निचली परत है। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है और रिफ्लेक्ट बैक जाता है, तो ये जो CO2 की लेयर है, जो CO2 का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या था, 0.003% है। तो ये CO2 की लेयर क्या करती है, उस हीट की कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जैवमंडल में पर्याप्त गर्मी, हीट बनी रहती है, और जो पेड़ पौधों के लिए, अन्य जीवधारियों के लिए, हम लोगों के लिए आवश्यक है। लेकिन पिछले कुछ जो कि दशक में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, अनकंट्रोल जनसंख्या वृद्धि हुई,
हम लोग का विलासितापूर्ण जो जीवन बढ़ा, जिसमें हम लोग तमाम सारे एयर कंडीशनर्स यूज कर जो धीरे धीरे करते गए, तो इससे जो तमाम सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो उत्पादन हुआ, इसका यूज हो रहा है धड़ल्ले से, फॉसिल फ्यूल्स का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इन सब के कारण तमाम सारे ऐसे प्रदूषक गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। मीनिंग कि ये लेयर क्या करती है कि एटमॉस्फेयर के निचले परत में जनरली रहती हैं, आसपास रहती हैं, और जो सूर्य का प्रकाश आता है जब रिफ्लेक्ट बैक जाता है तो लगभग मैक्सिमम एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करके रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रह्मांड, हमारा पृथ्वी है, इसका तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अब वर्तमान समय में क्या है, जैसे हम लोग जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो तमाम सारे रोड बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, तमाम अलग अलग फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो इससे क्या है कि हम लोग बहुत तेज़ी से धड़ल्ले से पेड़ पौधों को भी काट रहे हैं। तो इस कारण से समस्या बढ़ गई है कि पौधे एक ऐसे इकलौते हैं जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब जब पौधे कम हो गए तो क्या CO2 की मात्रा क्या की औसत से वर्तमान समय में CO2 की मात्रा क्या लगभग 14 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक्स्ट्रा जो CO2 है, तो CO2 की लेयर क्या करती है, एक तरीके से हम लोगों के लिए कंबल का काम करती है, मतलब जो वापस रिफ्लेक्ट हीट जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इस समय CO2 का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 14 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है कि CO2 की लेयर काफ़ी मोटी हो गई है, जिससे जो हीट रिफ्लेक्ट वापस जाती है मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे क्या है कि हमारे जयमंडल का या ब्रह्मांड का तापमान नॉर्मल से काफ़ी बढ़ जाता है। यही समस्या क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए सिंपल टर्म में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि एक लॉन्ग टर्म समस्या है जो धीरे धीरे क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान क्या है, औसत से अगर देखा जाए तो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्तमान में क्या इंक्रीज कर गया। टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज गिवन बाई स्वीडिश जो फिजिशियन अरेनियस इन 1896। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का उपयोग सबसे पहले अरेनियस करके एक वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन के, जो कि स्वीडिश जो फिजिशियन थे, इन्होंने 1896 में ग्रीन हाउस इफेक्ट का शब्द का यूज किया था। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको इसीलिए कहा गया कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वह ग्रीन हाउस घर की तरह क्या करती, काम करती है। ग्रीन हाउस क्या है तो बताया गया, ग्रीन हाउस एक कांच का घर होता है जिसमें वो लोग छोटे मोटे पेड़ पौधों को, सब्जियों को, फ्लावर को ग्रो कराते हैं ठंडे मतलब प्रदेशों में या एरिया में। तो जिससे क्या होता है कि जो ग्लास का घर होता है वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर पर्याप्त मात्रा में गर्मी बनाए रखता है। तो वैसे सेम क्या है, CO2 की कंडीशन है। CO2 सबसे निचली परत है एटमॉस्फेयर में, तो मैक्सिमम जो वापस जो रेज जाती हैं सूर्य का प्रकाश उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वर्तमान में इसकी मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गई कि अब अधिकतम मैक्सिमम क्या लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर ले रही, जिससे क्या है हम लोग क्या गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब एक ग्लोबल वार्मिंग शब्द का यूज किसने किया था, तो टर्म ग्लोबल वार्मिंग वाज गिवन बाई जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट वलैक स्मिथ ब्रोकर, एक वैज्ञानिक का नाम है वलैक स्मिथ ब्रोकर वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनकी जो साइंस आर्टिकल था, साइंस आर्टिकल में इन्होंने क्लाइमेट चेंज के नाम से जो मतलब इनका साइंस का आर्टिकल था क्लाइमेट चेंज, इसका पब्लिकेशन 1975 में इन्होंने किया था। तो इस साइंस आर्टिकल में इन्होंने जो कि क्लाइमेट चेंज नाम से जो शीर्षक था उसमें इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। CO2 का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या बताया गया 0.03%, लेकिन वर्तमान समय में क्या कि इसका CO2 कंसंट्रेशन लगभग 14 गुना क्या हो रहा, बढ़ गया है। तो अभी क्या इसका जो वर्तमान में कंसंट्रेशन है वह 0.0421%, मीनिंग कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन से CO2 का कंसंट्रेशन जो 14 गुना बढ़ गया। तो इसका नुकसान ये है कि इस CO2 की लेयर पहले की तुलना में इतनी थिक, इतनी मोटी हो गई है कि जो कार्बन, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक जाती है तो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और बस यही समस्या का क्या है, कारण है। अब देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसमें इसकी मात्रा दिया गया 4 सबसे प्रमुख गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 55% नंबर 2 पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है,
इसकी मात्रा कितना है, लगभग 24% कंस्टिट्यूट करती, 24%। मीथेन जो हुआ 15% और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लगभग 6% जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अब प्रश्न है कि गैसेज निकलती कहाँ से हैं, तो इनका स्रोत प्रमुख क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो तमाम सारे हम लोग पेट्रोल डीजल जो इसका दहन कर रहे हैं, अतिदोहन कर रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के माध्यम से, इनसे निकलती हैं। कोल से, कोयले से, थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब जो हम लोग पेड़ पौधों की कटाई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो पेड़ पौधों की मात्रा जैसे जैसे घटती जाएगी तो CO2 को कोई दूसरा ऑब्जर्व करने वाला है नहीं, तो CO2 की मात्रा के आगे बढ़ती जाएगी। पैडी फील्ड, मीथेन गैस जो होती है, इसमें मीथेन भी का भी योगदान है। तो मीथेन गैस क्या है, मुख्य रूप से जो है कि जो धान के खेत हो वहाँ से जो कि जो रिलीज होती है। डोमेस्टिक जो कि कुकिंग, घरों में लोग गांव में आज भी क्या है कि लकड़ी या गोबर के गोईठे का यूज करते थे, इससे भी क्या थी गैसेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी निकलती है, या नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है, ठीक है। जो कि इरप्शन ऑफ वोल्केनो, कहीं पर अगर ज्वालामुखी उद्गार हो गया तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी क्या बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, तो ये भी एक कारक है। और एयर कंडीशनर, मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से हैं, ये क्या है, जितने हम लोग आजकल जो हम लोगों का विलासितापूर्ण जीवन बढ़ता जा रहा है, हम लोग तमाम AC या इस प्रकार के जो संसाधन यूज कर रहे हैं, तो इससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अन्य प्रकार की गैसें निकलती हैं वो कहीं न कहीं क्या है हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, इम्पैक्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत समराइज करके देखेंगे। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम लोग अलग अलग 5 पॉइंट में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव फॉरेस्ट पे क्या पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेस्ट क्या है, जो जंगल, जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, वह हम लोगों के या जीवधारियों के जीवन का एक तरीके से बहुत बड़ा आधार है। तो अगर जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या समस्या आएगी कि चेंज इन फॉरेस्ट टाइप, जो फॉरेस्ट के जो टाइप हैं, जो पेड़ पौधों के टाइप हों, क्या करेंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, बदलना शुरू होंगे। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जब क्लाइमेट उनके अनुकूल नहीं रहेगा तब फॉरेस्ट क्या करें, धीरे धीरे जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ खत्म होते जाएंगे, लॉस होते जाएंगे। लॉस ऑफ हैबिटाट, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो जो उनके हैबिटाट्स वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। और एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज, मतलब बहुत सारी जातियां अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने से पेड़ पौधों की तमाम सारी जातियाँ क्या विलुप्त हो जाएंगी। तो जब तमाम सारी जातियाँ मतलब विलुप्त हो जाएंगी तो उनसे जो तमाम सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो हमें नहीं मिलेंगी, और इससे क्या हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे अनबैलेंस होगा। इसके बाद है वाटर रिसोर्सेज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो डिक्रीज वाटर क्वालिटी का करें, धीरे धीरे उसकी मतलब जो क्वालिटी है वो ख़त्म होगी, उसके जो मतलब गुणवत्ता होगी वो डिग्रेड होगी। प्रोलॉन्ग ड्रॉट एट सम प्लेसेज, कहीं कहीं कुछ स्थानों पर मतलब लंबे समय तक सूखा पड़ने लगेगा, या फिर कहीं कहीं कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। अगला ह्यूमन हेल्थ में प्रमुख इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कारण मोर डेथ फ्रॉम वार्मिंग। जैसे आप समर में देखा होगा कि गर्मी के मौसम में कहीं कहीं कुछ राज्यों में, कुछ देशों में टेम्परेचर क्या होता है, गर्मी के समय में 50-55 चला जाएगा। अगर टेम्परेचर 50-55 चला गया, कहीं कहीं जो कुछ घंटों या समय के लिए होता है, क्या होता है कि 47-48 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, लोग मर रहे थे। गर्मी जितना ज़्यादा बढ़ेगी इससे क्या जाएगा कि बहुत बड़े लेवल पर क्या होगा कि लोग जो इसको एक तरीके से एडाप्ट नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, तो इससे क्या उनकी मृत्यु बढ़ेगी। फिर है शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी की क्या किल्लत धीरे धीरे कमी बढ़ने लगेगी। स्प्रेड पैरासिटिक डिजीजेज, जो पैरासाइट्स होने वाले डिजीजेज हैं वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्लोबल तमाम सारे जो नए पैरासाइट्स वो डेवलप होंगे, तो इससे पैरासिटिक डिजीजेज के आगे फैलेगी तेज़ी से। राइजिंग एलर्जी की समस्या, स्किन से रिलेटेड समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। सोशल रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधित समस्या क्या आ जाएगी, बढ़ेगी। एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्या आएगा, खेती बाड़ी से रिलेटेड, तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो चेंज ऑफ क्रॉप पैटर्न, खेती बाड़ी का जो तरीका होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, तो इससे हमें क्या हम लोगों को कठिनाई होगी। रिड्यूस क्रॉप यील्ड, फसल की जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेगा तो कोई भी प्लांट, कोई भी खेती हम लोग करेंगे उसकी उत्पादन क्षमता क्या आगे औसत से कम होगी, घटेगी। इंक्रीज इरिगेशन, हमें सिंचाई पहले की तुलना में ज़्यादा करना पड़ेगा, कम अंतराल पर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पैसे की ज़्यादा खपत होगी, पानी की ज़्यादा मतलब खपत होगी, इससे क्या हमें ज़्यादा महंगा, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा।
मोर पेस्ट एंड क्रॉप जो कि डिजीज, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि अधिक से अधिक जो डिजीज काजिंग पेस्ट है, पैथोजन है, वो डेवलप होंगे और समस्या हम लोगों के लिए दिन प्रतिदिन और ज़्यादा विकराल विकट होती जाएगी। कोस्टल प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो समुद्र या समुद्र के आसपास के एरिया, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम स्वरूप क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो तमाम सारे ग्लेशियर्स हो क्या करेंगे, वो मतलब पिघल के समुद्र में आ जाएंगे। तो समुद्र के आसपास जो लोग, जो शहर हैं, जो अन्य देश हैं, उनका जीवन संकट में आ जाएगा। उसके आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, उनके लिए समस्या आ जाएगी। तो क्या बता रहे हैं कि राइजिंग सी लेवल, समुद्र का क्या होगा, लेवल मतलब बढ़ जाएगा, तो इससे फ्लडिंग ऑफ कोस्टल सिटी एंड आइसलैंड, उसके आसपास जितने तमाम सारे जो है कि ठीक है, मतलब शहर हैं या आइलैंड बसे, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा या एक तरीके से डूब जाएंगे। फिर लॉस ऑफ जो कि कोस्टल प्लांट एंड एनिमल्स, समुद्र तटीय इलाकों में जो रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो भी क्या करेंगे, उसके प्रभाव में आके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी का जगह तमाम सारी समस्याओं का सामना हम लोग करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे और बड़ी समस्या आएगी। अब प्रश्न है कि इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते। देखिए, जो कारण है, कारण को ही अगर हम लोग समझ लें और उसको कंट्रोल वे में करें, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारी समस्या क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे कुछ कारण बताया गया है कि हम लोग अगर इसको फॉलो करें तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये नहीं किसी एक व्यक्ति की बात है, पूरे विश्व के लोगों को इस चीज़ को अगर फॉलो किया जाए, मिल के फॉलो करें, तो हम इस प्रकार की समस्या से जो कि बाहर निकल सकते हैं। देखिए, पहले क्या है कंट्रोल में, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ऐसे जितने भी फैक्टर, कारक हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, इमिशन होता है, उन सभी कारक को हम लोग मिनिमाइज करने का, कम करने का प्रयास करें, जिससे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम होगा। तो जब ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अपने आप धीरे धीरे क्या करेगी, रिड्यूस होती जाएगी। प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये भी कि आजकल क्या है कि छोटे मोटे कार्य के लिए हम लोग अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए क्या करते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का यूज करते हैं। तो सरकार क्या करे, लोगों को जागरूक करे, हम स्वयं जागरूक हों कि अगर हमें कहीं पर भी जाना हो तो हम भरसक प्रयास करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस का या ट्रेन का सहारा लें। इससे ये होगा कि जो मतलब प्रदूषण है वो कम होगा। अब सब लोग जब व्यक्तिगत रूप से 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यूज करने लगते हैं हर कार्य, छोटे बड़े कार्य के लिए, तो जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, तो समस्या बढ़ेगी। तो लोगों में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मतलब जो कि उसके लिए उनको लोगों को प्रमोट करें कि लोग जब भी कहीं भी आए जाएँ तो भरसक प्रयास करें कि मतलब बस, ट्रेन, इसके माध्यम से जाएँ। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक जो कि व्हीकल्स, हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक जो कि व्हीकल्स का उपयोग करें, जिससे क्या हो कि प्रदूषण न हो। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम लोग बचाएं, क्योंकि हम लोग जितने ज़्यादा फॉरेस्ट को बचाएंगे, पेड़ पौधों की संख्या, वनस्पतियों की संख्या जितना ज़्यादा आएगी, उतनी ज़्यादा वह CO2 को क्या करेंगे, ग्रीन हाउस, सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो CO2 की मात्रा जितना तेज़ी से घटेगी, उतना तेज़ी से ग्रीन हाउस गैस से हमें क्या होगा, या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम ठीक है अलग होंगे। अगला है ए, देखिए ए, दो टर्म है, ए फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, दोनों बहुत देखिए। ए फॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पर पहले कभी वेजिटेशन प्रीवियसली न रहा हो। अब क्यों नहीं रहा हो, तो हो सकता है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट जो कि न की हो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के सपोर्ट न करने से पहले अगर किसी एरिया में कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ न रहे हों, तो ऐसी जगहों पर प्लांटेशन करना क्या कहलाता है, जो कि एफॉरेस्टेशन। ध्यान रखिएगा, एफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पहले कभी वेजिटेशन नहीं था, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, फॉरेस्ट नहीं थे, ऐसे जगहों पर हम लोग क्या करें, प्लांटेशन करें, पौधों को लगाएं, तो एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो, जहाँ पहले कभी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल रहे हों और किसी प्राकृतिक आपदा से, किसी अन्य समस्या से, बाढ़ से वो ख़त्म हो गए हों, तो उस जगह पर दोबारा से प्लांटेशन कराना क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन। तो हम लोग एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन दोनों को फॉलो करें, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारा CO2 का लेवल डाउन होगा। अगला शिफ्ट फॉसिल फ्यूल टू जो सोलर एनर्जी। अब हम लोग ये तमाम सारे जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके क्या करें, सोलर एनर्जी या इससे बने संसाधनों का उपयोग करें। तो जैसे से धीरे धीरे अगर हम लोग जो कि सोलर एनर्जी की तरफ हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी, तो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन क्या है, इमिशन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बच सकते हैं। अगला है
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल मटेरियल। कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदें तो ध्यान रखें कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग जो कोई कपड़ा है, चप्पल, जूता, कोई चीज़ है उसको बहुत सस्ता आती है। जितनी ज़्यादा हम सस्ता अगर कोई चीज़ खरीदते तो उसमें क्या आता है कि अच्छे क्वालिटी की चीज़ें नहीं खरीदते, तो चीज़ें बार बार हमें खरीदेंगे तो उसको बार बार वो क्या करेगा, उसको हम लोग वेस्ट के रूप में फेंकेंगे तो वेस्ट ज़्यादा क्या करेगा, निकलेगा। हम भरसक प्रयास करें कि अच्छे क्वालिटी की चीज़ों का यूज करें। तो जब अच्छे क्वालिटी की चीज़ों का यूज करेंगे तो कोई भी चीज़ हम लेंगे तो लंबे समय तक चलेगा। जब लंबे समय तक चलेगा तो क्या होगा, उसका जो दुष्परिणाम होगा या उसका वेस्ट जो होगा वह कम मात्रा में बनेगा। तो हम कोई भी चीज़ अगर कर ध्यान रखें तो हम रीयूज करने का, कोई चीज़ अगर है एक बार यूज कर लिए ख़राब हो गई तो हम कैसे उसको बना करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, या कैसे हम उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, या कैसे उसकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, दोबारा से उसको हम लोग फिर उसको मॉडिफाई करके चेंज करके उसको यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इन मेथड को हम लोग यूज करने का प्रयास करें। इसके बाद है मिनिमाइज एनर्जी कंजप्शन। हम लोग एनर्जी यूज को क्या करें, कम करें। जैसे कई बार नहीं होता कि हम लोग घरों में जो सिंपल जो टाइप के जो कि बल्ब यूज करते हैं जो 100 वाट 200 वाट के होते हैं, हीटर यूज कर रहे हैं, तमाम सारे ऐसे संसाधन यूज, इससे क्या एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हीट बढ़ती है। तो हम लोग प्रयास करें कि हम लोग इससे LED बल्ब का यूज करें या ऐसी चीज़ों का यूज करें जो एनर्जी का कम यूज करें या एनर्जी को कम हो जो कि एब्जॉर्ब करें। तो जितना एनर्जी का कम अगर मतलब कंजप्शन होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस जो गैसेज इनका उत्सर्जन कम होगा। अगला था कंट्रोल जो कि माइनिंग से भी तमाम सारे जो कोयले की खदानें हैं इसमें तो अनकंट्रोल जो माइनिंग हो रही है उससे भी तमाम सारे गैसें निकलती है। तो हम लोग माइनिंग को भी क्या करें, कंट्रोल वे में रखें। और अगला प्रमोट अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करें, लोगों के बीच जागरूकता को उत्पन्न करें, क्योंकि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, अलग अलग जो कि मतलब नुक्कड़ सभा करके टेलीविज़न के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, समाचार के माध्यम, जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, इसके दुष्परिणाम को समझेंगे, उतने मतलब क्या होगा, ये समस्याएं हमारे लिए कम होती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये जितनी समस्याएं, ज़्यादातर समस्याओं में क्या है, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग क्या इसके लिए ज़्यादा क्या उत्तरदायी है, चाहे वो देश हो चाहे कोई व्यक्ति हो। तो हम भरसक प्रयास करें कि पढ़े लिखे लोगों को या जो लोग ज़्यादा संपन्न लोग हैं वह ज़्यादातर नियम का भी मतलब उल्लंघन करते हैं, और किसी समस्या अगर है तो उसको सुनते भी नहीं, अपने मन वाली करते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या करें, हम कोई स्ट्रिक्ट कानून लगा करके उनको कंट्रोल करें। अब ऐसे कौन कौन से कुछ मतलब सम्मेलन किए गए हैं कंट्रोल करने के लिए, तो 3 फिलहाल यहाँ पर है। अर्थ समिट सबसे पहले हुआ था 1992 में, मतलब ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में जापान में। और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस समझौता 2015 में फ्रांस में। तो ये 3 इंटरनेशनल मतलब समझौते हैं जिसमें बहुत सारे मतलब जो कि देशों ने भाग लिया था। और इस पर समझौते का मीनिंग यही है कि सभी देशों ने यह सहमति मतलब भरी है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जो ऐसे कोई भी कारक जो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए उत्तरदायी हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं उसको हम लोग कम करेंगे, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। हाँ, अगर वीडियो में से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी अगले टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ध्यानपूर्वक केवल आप लोग सुनिए, केवल देखिए, आप लोगों को हर पॉइंट एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।